बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट केस ये दो ऐसे सियासी महाज हैं जो काफ़ी गर्म हैं। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। अपोजिशन ये कहती है कि इसमें हुकूमत फंसेगी, हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन फंसेगी। अवाम ये सोच रहे हैं कि इसमें फंसेंगे तो कौन फंसेंगे, अगर दोनों फंस जाएंगे तो फिर बचेगा क्या, और अगर कोई नहीं फंसेगा तो फिर बनेगा क्या। ये एक ऐसा महाज है जिसे समझने की भी जरूरत है और इसके मुहर्रिकात पे बात करने की भी जरूरत है। कितने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं ये, इस पर भी बात करने की जरूरत है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफी रजीम साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रोजनामा 92 न्यूज के एडिटर इस्लामाबाद राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एडिटर कराची सईद खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। फॉरेन फंडिंग केस की बात कर ली जाए, हुकूमत कहती है हमारा केस ज्यादा मजबूत है, जबकि ऑपोजिशन ये कहती है कि ये क्रॉस पर्चे के मुतरादिफ है। हमने पर्चा करवाया, आपने क्रॉस करवा दिया, आखिरकार तो उसमें सुलह होती है। तो इसका बनेगा क्या? फॉरेन फंडिंग केस की क्या ओपन समाअत हो सकती है या नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर, अगर तो आप सच पूछते हैं, अगर तो हम खबर की बात करें फिर तो हम यही कहेंगे कि कई दिन तक चलेगा और बड़ा शोर मचेगा। लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो इन दोनों मामलात में कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। मैं ब्रॉडशीट ले लें और साथ आप ले लें इस फॉरेन फंडिंग केस में। मैं आपको एक मुसद्दका एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूं। आपने कल प्रोग्राम में देखा कि हाफिज हुसैन अहमद ने बड़ा अहम इंकशाफ किया। उसने नाम ले दिया ना, उसने ये नहीं कहा कि वो फंडिंग जमीयत उलमा इस्लाम को किसी पाकिस्तानी ने बाहर से भेजी। उसने बाकायदा गैर मुल्की शख्सियात का नाम लिया कि उन्होंने भेजी और वो उसके बाकायदा वो कहते हैं मैं इसका आईनी शाहिद हूँ। तो हमारे मजलिस शूरा में आया, देखिए वो पैसे किसी के अकाउंट में तो आए ना, किसी तरीके से आए, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये दोनों जो है ना फॉरेन फंडिंग केस, अपोजिशन हुकूमत को फंसाने के लिए चली हुई थी, लेकिन वो खुद उसी शिकंजे में फंस गई। जब वो खुद उस शिकंजे में फंस रही है तो नंबर एक, दोनों की तरफ से अब सिर्फ शोर मचेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई एक को नहीं मानेगा, कोई दूसरे को नहीं मानेगा, सियासी खेल चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर कभी भी ये तारीख नहीं है कि किसी बड़ी सियासी जमात को आप बैन कर दें। ये पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं है। कोई भी अदारा, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी अदारा ऐसा काम नहीं करेगा। हर अदारा जो है चाहेगा पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए कोशिश करने वाली जो सियासी जमातें हैं वो कोशिश करती रहे। उसके लिए कोई एक चीज़ जो है ना, कोई एक कवायद बन सकते हैं, लेकिन उस पर भी अमल कब होता है कब नहीं होता ये बात में देखा जाएगा। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ना ब्रॉडशीट में ना इस फॉरेन फंडिंग में, इस दोनों चीज़ों में कोई चीज़ नहीं निकलेगी, सिर्फ सियासत निकलेगी। हुकूमत को भी सियासत के लिए टाइम मिल गया, अपोजिशन को भी मिल गया। पहले अपोजिशन खेल रही थी, अब हुकूमत भी खेलेगी। और जहाँ तक ब्रॉडशीट का मामला है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ये मामला बहुत पीछे चला जाएगा। शेख रशीद साहब ने तो आज कहा ना कि 3 माह बाद नया कोई चीज़ खुल जाएगी, नहीं खुलेगी जनाब। अगर ज़रा इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो सुहेल भट्टी साहब तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनके पास तो बहुत सी खबरें होंगी। अगर इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मेरे पास भी जो इतलात है इनके पास भी होंगी। ऐसे नाम हैं कि उन नामों के सामने आने के बाद इस मामले को कौन उठाएगा। देखते हैं कि ब्रॉडशीट का आगे क्या बात है। मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। राव खालिद साहब, आप क्या समझते हैं? कुछ दिनों बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जाता है, पैनामा 2 से तशबीह दी जाती है। फॉरेन फंडिंग ले लें या ब्रॉडशीट ले लें, फॉरेन फंडिंग में अगर कोई जमात नाअहल हो भी जाती है तो आपको मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है? क्या तमाम जमातें नाअहल होंगी या फिर कुछ नहीं बनेगा? देखिए, मैं बुनियादी जो राना साहब ने बात की उससे एग्री करता हूँ। ये इमरान खान, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी या उनकी बात नहीं है। इंडिविजुअल्स आते हैं, चले जाते हैं, उनके ट्रायल्स होते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सज़ाएँ हो जाती हैं, बरी हो जाते हैं, सादक और अमीन ठहराए जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़त्म करने का मतलब क्या है? एक ऐसी आप बुनियाद रख देंगे कि कोई भी बंदा, भले आप नेक नियति से कर रहे हो, लेकिन कल को उसको प्रेसिडेंट बना के कोई बदनीयती से ये काम कर सकता है। जिस मर्जी जमात को बंद कर दो, कोई बंदा उसमें चंदा दे दे, किसी से दिलवा दो, कहीं से उस पैसे उसके अकाउंट में भेज दो, उसके बाद एक केस बनाओ और उसको फारिग कर दो। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है किसी सूरत भी। ना पॉसिबल है, ना कोई चाहता है इसको, ना इलेक्शन कमीशन इस हद तक जा सकता है।
फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास केस जाना है। मेरा नहीं ख्याल फेडरल गवर्नमेंट इसको केस बनाएगी। अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट इतनी बदनीयत हो जाती है कि सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए वो बना देती है केस, तो सुप्रीम कोर्ट से ये अपहेल्ड नहीं होगा। ये कोई आसान काम नहीं है। आप आपको नजर आता है कि इसका निकलेगा कुछ नहीं, तो अवाम पे क्या असर पड़ेगा जब अवाम तक आपने दूसरों पे इल्जामात की भरमार कर दी कि 100 मिलियन की जायदादें इसकी भी निकलेंगी, इसकी भी निकलेंगी, इसकी भी निकलेंगी, लेकिन आखिर पे कुछ नहीं होगा? ये बिल्कुल बहुत आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया। ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, हर दूसरे दिन जो स्कैंडल आता है, हम आवाम के दिमाग की दही जो बनती है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, उसके बाद वो पता चलता है गायब हो गया। ये सही बात है। ये चंद दिनों बाद आपको याद भी नहीं होगा, हमें भी याद नहीं होगा कि ये भी कोई केस आया था, फिर ब्रॉडशीट भी आया था। ये आए दिन जो चीज़ें निकलती हैं, ये सियासी बयानबाजी, मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, आवाम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। आए दिन नए बयानात, नई चीज़ें, नए स्कैंडल्स निकाल के उसके बाद कुछ नहीं होता। लोगों का ट्रस्ट जो है वो फिर ख़त्म होता चला जाता है। वो कहते हैं कि ये कैसा निज़ाम है, इतने बड़े बड़े केस निकलते हैं, अरबों डॉलर के, खरबों डॉलर के, 200 अरब डॉलर भी बाहर पड़ा है हमारा, वो भी है, और इसके सिर्फ बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, और फिर पता चलता है कि कुछ भी नहीं था उस पर। तो वो फिर आप किस तरह ट्रस्ट, फिर आवाम के अंदर किस तरह ट्रस्ट पैदा होगा? आवाम यही समझेगी कि ये मिली भगत है। ये फिर बज़ाहिर कहा जा रहा है, लेकिन ये एनआरओ हो गया किसी का। वो शकूक व शुबहात सियासतदानों के बारे में, सियासी पार्टियों के बारे में जो बढ़ते हैं, उससे भी जमहूरियत को नुकसान होता है। वो क्रेडिबिलिटी जो सियासत जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह है। खबर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इंक्वायरी कमेटी पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, शेख अजमत साहब के नाम पे भी कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, तो आपको उनका ये एतराज़ किस हद तक वैलिड दिखाई देता है? देखिए जी, बात ये है, उनको तो इसलिए लाया गया है कि वो पनामा में कहा जा रहा है कि वो जो 10 नंबर बुक थी वो उन्होंने पढ़ी हुई है। लेकिन मैं ज़रा उससे पहले रॉ साहब ने और राना साहब ने जो बात की है, बात यह है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की फंडिंग सियासी जमातों के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जब भी कोई तहरीक चलाई गई है, आप सारी तहरीकें उठाकर देख लें, चाहे वो इस वक्त जो हुकूमत में हैं या जो अपोजिशन में हैं, ये सब लोग किसी न किसी मौके पर अपनी एहतजाजी तहरीकें चला चुके हैं। तो हमेशा उंगलियां उठती हैं और कहा जाता है कि जी इनको फ़लाँ जगह से फंडिंग हुई। तो कोई ये नई बात नहीं है, और आने वाले चंद दिनों के बाद हमारा हाफजा कमज़ोर है, हम भूल जाएंगे कि कल क्या हुआ था, शेख रशीद क्या कह रहे थे, कितने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। बात यह है कि जब तक हम अपने अवाम के साथ मुखलिस नहीं होंगे, हमारे अवाम इस वक्त बहुत बड़े बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई का दौरा है, लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, खाने पीने के लिए, नानो नफ़का के लिए परेशान है। हम अवाम से, यानी आपकी नज़र में जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए, ऐसे इल्ज़ामात और तर्ज़ सियासत से परहेज़ करना चाहिए। इश्यूज पर जो बुनियादी मसाइल हैं, हमारे मुआशी मसाइल हैं, आवाम के मसाइल हैं, उनको ज़्यादा आपको नज़र में रखना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए, और स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठ के काम करना चाहिए। भट्टी साहब, आपको भी पता है बहुत से लोग ब्रॉडशीट के सिर्फ नाम से वाकिफ हैं, उसके अंदर मालूमात क्या है, असल मुहर्रिकात क्या है, वो केस क्या है, ये किसी को नहीं पता। बहुत से वज़रा भी ऐसे हैं जिन्हें ब्रॉडशीट के मामले का असल तरीके से नहीं पता। तो अवाम तक क्या ये हकायक कभी पहुंच पाएंगे या फिर इसी तरह मख्फी रह जाएंगे? यासर, ये बहुत तकलीफ दे मामला है। इस वक्त कुछ जमातें और बिलखसूस हुकूमती रहनुमा उसके ऊपर बहुत शादियाने बजाते दिखाई देते हैं कि देखिए अपोजिशन को दोबारा हमने कॉर्नर कर लिया और इस मरतबा छोड़ेंगे नहीं। कमेटियां भी बन गई, उसकी इंक्वायरी करने के लिए भी आप कमेटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए, हमारे रियासत के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का मकाम बनता जा रहा है। जितना इस ब्रॉडशीट के मामले में जाएंगे, जिस तरीके के साथ इस मामले को इंगेज किया गया था, टेकअप किया गया था सन 2000 में, क्या उसके पसे पर्दा मुहर्रिकात थे, किस तरीके के साथ नैब के कुछ लोगों को मिसगाइड करके एक गलत कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था, और उसके दौरान जितनी पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर सुबकी हुई, वो बहुत तकलीफ दे बात है। ब्रॉडशीट को जितना आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारा कौमी वकार मजरूह होगा। जिन लोगों को आपने उनके एहसासों के हवाले से आपने कैफे किरदार तक पहुंचाना था, उनके बहुत से केसेस माजी के अंदर आप अपने लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक क्लोज कर चुके हैं। उसके बाद जो मजीद उनके करप्शन के केसेस सामने आए, उनको भी कहीं ना कहीं मुबैना तौर के ऊपर ख़त्म करने के लिए वो केसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करवाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में उनको वो केसेस भी बंद हो जाएं।
20 साल से नैब के पास कौन से केसेस के ठोस सबूत मौजूद नहीं थे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ बड़े बड़ी शख्सियात के खिलाफ जो केसेस आज से 10 साल पहले मंतक की इंजाम तक पहुंचते वो सिस्टम को मजीद डैमेज ना करते। जब उनके फैसले होने की टाइम आया तो उनकी मास्टर फाइल्स नैब के दफातर से गुम हो गई, उनके स्टार विटनेस जो थे वो गायब कर दिए गए, किसी का मर्डर हो गया, कोई पाकिस्तान छोड़ के चला गया। तो ये एक बड़ी दर्द भरी तकलीफ दे दास्तान है। अवाम को जिन मसाइल का सामना है, मुल्क को जिन मसाइल का सामना है, उसको मद्देनजर रखते हुए सबको बैठकर वो जो एक नेशनल डायलॉग की बात हुई थी उसको सामने रखते हुए इन चीजों का सॉल्यूशन आना चाहिए, इख्तियार करना चाहिए। इल्जामात की जो सियासत है वो मुल्की से मजरू करेगी। तो राना साहब, आप क्या समझते हैं कि 18-20 सालों से जिस केस का कुछ निकल नहीं सका, 45 दिन के अंदर क्या इंक्वायरी कमेटी उसका फैसला कर पाएगी? 5 से 7 या 10 दिन बाद आपको यह डिस्कस होता नजर नहीं आएगा। उसकी बुनियादी वजह बहुत से तगड़े नाम है, बहुत से तगड़े नाम है। उन तगड़े नामों को ना मीडिया अफोर्ड कर सकता है, मैं बिल्कुल सच्ची बात करूं, ना ही कोई इंक्वायरी कमेटी अफोर्ड कर सकती। अवाम का ये मसला नहीं है, जिनका ये मसला है वो भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े बड़े तगड़े नाम उसमें, और क्या उन तगड़े नामों को बेनकाब होने देंगे? कौन बेनकाब होने देगा? पनामा के बाकी लोगों के नाम सामने क्यों नहीं आए? बहुत से मामलात में बहुत से लोगों के सामने नाम क्यों नहीं सामने आए? 50 स्टोरियाँ होंगी जो सुहेल भट्टी साहब ने दी होंगी कि इसने ये करप्शन की, इसने ये करप्शन की है। क्या वो बैठे भी हुए हैं, इतने बड़े ताकतवर नहीं भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई? यासर साहब, ये मामला नहीं। अब अवाम, मुझे एक बात बताए, जिन लोगों को आपने पनामा में सजा दी, जिनकी करप्शन साबित हो गई, क्या उनके जलसों में क्राउड कम हुआ? क्या उनकी मकबूलियत में कमी आई? क्या उनके फॉलोअर्स कम हुए? नहीं हुए ना। आम आदमी, जो आम आदमी है, जो आम पाकिस्तानी है, जिसके लिए आप और मैं या सब हम चाहते हैं सोचना चाहिए, उसका ये मसला ही नहीं है। वो ना किसी ब्रॉडशीट को मानता है, ना वो किसी पनामा को मानता है, वो किसी चीज़ को नहीं मानता। वो कहता मुझे क्या दे रहे हैं, मुझे क्या सहूलत मिल रही है, मेरा लीडर चोर था, खाता था, लगाता था। वो ये इस पे जा रहे हैं। तो ये ब्रॉडशीट में जो नाम आने हैं और जो बहुत से लोगों के नाम मौजूद हैं, आप उनको नहीं सामने ला सकते। ये मसला बंद, वैसे हकीकी तौर पे पाकिस्तान के लिए बेहतर है इस मसले को बंद हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वाकई एहतसाब का अमल हो तो फिर ऐसा एहतसाब कर दी, इसमें जो है उसकी गर्दन जहाँ पे शिकंजा फिट होता है कर। राव साहब, जैसा कि राना साहब ये कह रहे हैं कि इस मामले को बंद कर देना चाहिए, तो फिर वो एहतसाब का क्या बनेगा? देखिए, एहतसाब का प्रोसेस, एक तो ये प्रोसेस भी हो, एहतसाब का प्रोसेस हो, फॉरेन फंडिंग का प्रोसेस हो, ये इसको फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। हर बंदा आके उससे खेल रहा है, कोई इधर की मार रहा है, कोई उधर की मार रहा है। अगर कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं, उसका कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ट्रायल करे, कोर्ट ट्रायल करे, नैब चलाए, अपना केस एहतसाब अदालत में चले। ये तो सारा सियासी मैदान में हो रहा है सब कुछ। एक तरफ से बयान आता है, मुझे बताएं अदालत में जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें प्रोग्रेस जो है वो कितनी है, और जो बयानात के हवाले से प्रोग्रेस हो जाती है, लोगों को चोर करके, डाकू करके फ़र्क कर दिया जाता है, किसी को क्लीन चिट दे के घर भेज दिया जाता है। तो ये इस तरह से थोड़ा दुनिया में निज़ाम चलता है इंसाफ का या एहतसाब का। उसको चलाने के लिए आपको चाहिए कि अगर ब्रॉडशीट का भी आपने करना है, मेरा ख्याल है इसको लोगों को शटअप कॉल देनी चाहिए कि आप कमेटी बना दी है, उसको फैसला करने दे। जब उसका फैसला है, उसकी रोशनी में उस पर कानूनी कार्रवाई हो। ये बयानात रोज़ हर बंदा अपना पटारी खोल के बैठ जाता है, दूसरे दिन कोई ना कोई वो अपने डुगडुगी बजानी शुरू कर देता है। तो ये इस तरह से चीज़ें नहीं हल होती। हमने बिल्कुल गलत हर चीज़ पे, हर चीज़ के ऊपर हम बैठ के जो सियासी मैदान में उसको ले आते हैं और उसके बाद उसको वो तिया पांचा करते हैं। जेन्युइन चीज़ें भी आपकी जो है वो दब जाती है या चुप जाती है। आप जो प्रोसेस एक होना चाहिए वो प्रोसेस उससे इम्पैक्ट होता है। नैब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, ब्रॉडशीट के ऊपर जो कुछ हो रहा है, फॉरेन फंडिंग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह की हिफ्ज़-ए-सराई की जा रही है, तो वो इदारे किस तरह से इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर अपना काम करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस किस तरह से आएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। पीडीएम मुत्तहिद हो चुकी है, क्या मुत्तहिद होकर सेनेट इलेक्शन में भी जाएगी? ये एक सवाल था जो पिछले काफी अरसे से ज़ेर बहस था, लेकिन जो इत्तलात सामने आती रही उसके मुताबिक तो यही था कि इनफरादी तौर पर ये सेनेट इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन एक नई हिकमत अमली भी तरतीब दी गई है, उसमें क्या कुछ बदलाव आया है? राना साहब से जानते हैं। राना साहब, क्या छोटी जमातें, जो 11 जमातें हैं, उनमें जो छोटी जमातें हैं, उन्होंने भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कुछ डिमांड्स की हैं?
देखें यासर, ये बड़ा होता है चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, जब कोई इलेक्शन का वक्त आता है या सिलेक्शन का वक्त आता है या कोई ऐसे मामला आता है कि जिसमें एक वोट भी कीमती हो, तो उस वक्त बारगेनिंग की सूरत हाल बड़ी मज़ेदार हो जाती है, चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो। अब मुत्तहिदा अपोजिशन जो है PDM, इन्होंने कहा जी हम सेनेट का इलेक्शन भी मिलकर लड़ते हैं। अच्छा, इसके लिए काफ़ी हद तक मामला तय भी हो गए। पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को अगर किसी जगह से 5 वोट मिल जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन किसी जगह से बेहतर हो जाती है। मुस्लिम लीग नून भी को भी पता था कि पंजाब में उन्हें 3 नशिस्तें लेने के लिए पीपल्स पार्टी और कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर जाके कहीं 3 नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं, नहीं तो 2 बड़ी मुश्किल से। अब इस बार पीपल्स पार्टी नून लीग ने राज़ी हुई, उन्होंने कहा जनाब तमाम PDM इकट्ठी हो जाए और हम एक इलेक्शन लड़े। ये मैं आपको बिल्कुल इनके अंदर की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर जाकर एक नया मसला खड़ा हो गया है। मसला ये बन गया है कि जनाब PDM में शामिल जमातों ने कहा अच्छा जनाब बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारा 1 वोट PDM का जो है वो भी आपको मिलेगा। किसी ने कहा हमारे 3 वोट हैं, किसी ने कहा हमारे 2 वोट हैं, ये सब ने कहा। लेकिन उन्होंने साथ क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे ठहर जाएं, ज़िमनी इलेक्शन आया, पीपल्स पार्टी नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने आपस में बांट लिया, सब इनकी सपोर्ट में आ गए। अब आप आए, सेनेट इलेक्शन है, हमें भी बराबरी का हिस्सा दें। अगर हम 11 जमातें हैं, हमारा 1 वोट है, 2 वोट है, 3 वोट है, तो हमें भी बराबरी का हिस्सा दें। हमें कहाँ पे हिस्सा देते हैं? अगर सेनेट में नहीं तो फिर कहाँ हिस्सा देते हैं? उस पर बढ़ गया अब नया फड्डा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर छोटी जमात को देते हैं तो फिर क्या करेंगे? अब बहुत बड़ा मसला ये बन गया है कि परवेज़ रशीद साहब भी उम्मीदवार हैं, ख्वाजा अहमद हसान भी उम्मीदवार हैं, ज़ुबैर साहब भी उम्मीदवार हैं, उसके नीचे अब आज सेकंड जो लिस्ट है उनके वहाँ पे भी उम्मीदवार है। जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना फजल रहमान भी तैयारी में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत से लोग तैयारी में बैठे हैं, ANP की तरफ से बैठे हैं, बाकी अख्तर मेंगल की तरफ से बैठे हैं। अब वो किसको दें किसको ना दें, फड्डा ये शुरू हो गया है कि अब बराबरी की सतह पर उन जमातों ने जिनके चाहे 1 वोट है, जिनके चाहे 5 वोट हैं, जिनका चाहे कोई वोट मसलन ऐसा 1 वोट है जो जिससे वो कभी कुछ बन नहीं सकता, लेकिन उसने भी कहा कि अगर PDM जमात का मुत्तहिदा इत्तेहाद बनाना है तो यहाँ आप हमें अब हिस्सा दें, अगर अब हिस्सा नहीं देते तो फिर आइंदा आप हमें क्या हिस्सा देंगे, इसकी कमिटमेंट करें। जिसके बाद PDM के अंदर एक शदीद इख्तलाफात शुरू हो गए हैं और ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ कि अब तो मौलाना फजल रहमान बेचारे की अपनी भी जो एक उम्मीद थी ना वो भी मुझे ख़त्म होती नजर साहब, आप क्या समझते हैं अगर डिवीजन इस तरीके से हो तो कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है? यासिर, हम ना वैसे बड़े अजीब लोग हैं और जिस तरह भी हम जिक्र कर रहे थे ब्रॉडशीट का, दुनिया की तारीख के अंदर ना ऐसी कौम या लोग नहीं होंगे जिन्होंने अपने गरीब लोगों के जमाशुदा रकम से 6-7 रुपये गैर मुल्की कंपनी को देकर ज़िल्लत खरीदी हो और कौमी वकार मजरू किया हो। और यही हमारी स्ट्रेटजी ना बाग सियासत के दीगर शोबों में भी नज़र आती है। 40 साल गुजरने के बावजूद अगर 80 की दहाई के अंदर जो सियासत होती थी, जो सियासी मसाइल, जोड़ तोड़, लेन देन, वही आज भी हो रहे हैं और वही सियासी मुखालफत है, वही तौर तरीके हैं। हम तौर तरीकों को नहीं बदल रहे बदकिस्मती के साथ। PDM जो वजूद में आई, जैसा कि मैंने तो डे फर्स्ट से मेरा वो है, PDM में मौजूद जमातें जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ था उसकी वजह से वो किसी जगह में पब्लिक में अपनी फेस सेविंग के लिए कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। इनिशियली तो उन्होंने कहा कि इकट्ठे हों, हुकूमत को टफ टाइम देना है और अपनी फेस सेविंग करनी है, अवाम में जाके बात करने के, मुंह दिखाने के काबिल तो बने। वो बन गया, हुकूमत मुखालिफ बयानात आना शुरू हो गए। उस वक्त हुकूमत मुखालिफ बयान अवाम एक्सेप्ट करती है जब हुकूमत डिलीवर ना कर रही हो, अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से अवाम के दिलों से जगह कम हो रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, उनको एक थोड़ी सी स्पेस मिल गई। अब उसके बाद PDM में मौजूद जितनी जमातें हैं, हर जमात अपने मफाद के लिए एफर्ट करेगी, वो सेनेट इलेक्शन हो, वो ज़िमनी इलेक्शन हो, वो कोई भी जोड़ तोड़ हो। इस सारे सूरत हाल के दौरान यही PDM थी जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो एक मौके पर कर कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। फिर जब मामला आगे बढ़े तो पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों का मामला और बहुत से मामलात से उन्होंने आगे बढ़कर अपना मामला सीधा किया और PDM को भी अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ा। तो यहाँ पर भी जो मामलात हैं, हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए कोशिश कर रहा है। हमने अगर सिस्टम में बेहतरी लाई होती, जो 80 की दहाई के अंदर जो प्रैक्टिस, जोड़ तोड़ और वफादारी खरीदने का सिलसिला था, वो आज भी जारी है। अगर सब ने बैठ के कुछ इस सिस्टम को और तरीक़ेकार को बेहतर बनाया होता तो इन जमातों को एक दूसरे को कमजोर करने का बनाया होता। यही तो सवाल है कि आज तक हमारे बेहतर बना ही नहीं। यहाँ पे कमजोर करने खबर साहब, आप क्या समझते हैं कि माजी करीब में या मुस्तकबिल करीब में इस तरह की आपने कोई एफर्ट देखी है कि सूरत हाल जो है और सिस्टम जो है वो बेहतर हो सके?
देखिए जी, पहले तो मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस हवाले से जो पीडीएम के हवाले से बात की गई है। असूली तौर पर तो पीडीएम में फैसला हो गया कि जी हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जब उसके नतायज पर जाते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में इस इतिहाद से अगर ईमानदारी के साथ ये वोट कास्ट करें तो फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज़्यादा जाएगा। तो लेकिन इस वक्त पीडीएम एक और बड़े बहरान से दो चार है जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि 80 की दहाई में जो नज़रियाती कशमकश थी मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान, वो इस वक्त पीडीएम में मुख्तलिफ तबकों की और मुख्तलिफ फ़िरक़ों की और मुख्तलिफ नज़रियों की जमातें जमा हैं। तो उनके दरमियान मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ कि 80 की दहाई की जो इनकी नज़रियाती कशमकश थी वो खोल कर सामने आ रही है। कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि अगर आपने छोटी जमातों को नवाजना है तो आप जाकर बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब की पार्टी या किसी और को एक आध सीट दे ताकि वो बलूचिस्तान के लोगों में अच्छा मैसेज जाए। लेकिन ये रिवायती इंतखाबात होंगे, पैसा चलेगा, पर्ची चलेगी, और जहाँ तक आप सियासत रिवायती इंतखाबात आपको दिखाई देते हैं, सियासी दाव पे जो है वो वक्त के साथ साथ जिद्दत पसंदी, जब जमाना जिंदगी की तरफ माइल हो रहा है तो आपको भी जिद्दत पसंदी दिखानी चाहिए। माजी की रिवायात ही चलाएंगे, माजी के इकदामात को ही अपनाएंगे तो फिर अवाम में आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा, सराहा नहीं जाएगा। नाजरीन, सेनेट इलेक्शन में सफबंदी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोच विचार क्या है और शहबाज शरीफ साहब के इकदामात क्या हैं, इसी पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के अंदर जो नाराज अराकीन हैं, सेनेट इलेक्शन में उनकी अहमियत ज़्यादा होगी कि उनका पलड़ा किस तरफ होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होता है या वो फैसला करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही रहेंगे। इस हवाले से अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुछ इकदाम किए हैं। उन्होंने अपने कुछ खासुल खास अफराद को ये टास्क सौंपा है कि उन नाराज अराकीन से राबिते किए जाएं, टीम को मजबूत किया जाए और मजबूती के बाद सेनेट इलेक्शन में कदम रखा जाए। तो इस हवाले से अब तक डेवलपमेंट क्या हुई है, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, अराकीन हैं अभी तक जो सामने हैं वो तो 8 हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से उनके हम ख्याल हैं। तो इनका पलड़ा सेनेट इलेक्शन में किस तरफ होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा, और अगर नून की तरफ होगा तो किस धड़े की तरफ होगा? एक तो आप ज़हन में रखें, ये 8 नहीं, 8 से ज़्यादा है। इलेक्शन आगे सेनेट के, आपको इसमें नज़र आ जाएगा। लेकिन हम इन 8 की बात कर लेते हैं। हम ख्याल, मैंने कहा ना, हम ख्याल उनके हैं, बहुत से हैं। इन 8 की हम बात कर लेते हैं। मेरी इतला के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, जब ये तारीख पेशी पे आए तो वहाँ पे इनकी 3 अरकान से गुफ्तगू कराई गई टेलीफोन पे, और जब 3 अरकान से गुफ्तगू हुई तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा आपसे एक बड़ा पुराना तल्लक है, आप मेहरबानी करें, आप पार्टी को ना छोड़ें और आइंदा आने वाले सेनेट इलेक्शन में आप पार्टी के साथ चलें। और उन्हें यह भी कहा गया कि आपको जो आपको खदशात हैं या जो आपका शक है या जो आपको परेशानी है वो मैं दूर करूंगा, आज के बाद आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं। लेकिन उन तीनों अरकान असम्बली ने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि मियाँ साहब, पहले आप खुलकर सामने आ जाएं तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, अगर आप खुल के सामने नहीं आते तो हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। जिसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने 4 रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दी है। यह आपको मैं मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, 4 रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दी है। ये 4 वो लोग हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ के ख़ास लोग हैं, और इनमें 4 में से 2 का तल्लक लाहौर से है और 2 जो लाहौर से जिनका तल्लक है, इनमें एक ख्वाजा बरादरान भी हैं। तो ये जो लोग हैं ये अब नाराज़ अरकान से रब्ते करेंगे, इनको कोशिश करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में वो मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत पर उनकी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हों उनको वोट दिया जाए। लेकिन मेरे पास जो इतला ये है कि आपने निशात डाहा की बात सुनी, उसने कहा शहबाज शरीफ की सदारत में मानता हूँ, मरियम की नहीं मानता। मेरे पास ये इतला है कि मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा हैं, जिनमें मरियम नवाज़ शरीफ हैं, जिनमें मियाँ नवाज़ शरीफ ख़ुद हैं, जिनमें परवेज़ रशीद हैं, जिनमें ज़ुबैर हैं, इन्होंने वाज़ेह कहा है कि ये जो हमारे बागी अरकान हैं
इनकी हमने किसी सूरत सपोर्ट नहीं लेनी, चाहे हम इलेक्शन में हारना पड़ जाए, चाहे जो मर्जी पोजीशन हो जाए। जबकि दूसरी तरफ चूँकि एक इस सेनेट के उम्मीदवार ऐसे हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ के हैं, और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि और कोई जीते ना जीते उनके लोग जीतें, तो शहबाज शरीफ के पास ये टारगेट है, शहबाज शरीफ इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे, चूँकि 2 दिन बाद पीर के रोज़ एक इजलास है पंजाब असम्बली का। मैं आपको बता दूं, पीर के रोज़ 2 बजे पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास बुलाया गया है। इस हंगामी इजलास के दौरान उन अरकान असम्बली जो इनके बागी हैं उनको मनाने की वहीं पे कोशिश की जाएगी, और उनकी किसी न किसी से टेलीफोन पे बात कराने की कोशिश भी की जाएगी। दूसरी तरफ उन बागियर खान ने भी पीर वाले दिन ही अपना इजलास लाहौर में एक मारूफ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक फार्म हाउस में रखा है, जिसमें उनका कहना है कि 8 से ज़्यादा लोग हमारे होंगे, वो भी फैसला करेंगे कि आखिरकार उन्हें वो जो तजवीज़ दी गई है उस पर वो आते हैं या नहीं आते, या खुलकर किसी और तरफ जाते हैं। लेकिन ये फाइनल है कि वो मुस्लिम लीग नून के खासकर मरियम के नामजद करदा उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। सही। राव साहब, आप क्या समझते हैं, ये तो है सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो प्लानिंग की गई है शहबाज शरीफ टीम की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में धड़ा कौन सा मजबूत होगा? अगर शहबाज शरीफ पिछले कुछ अरसे से जिस तरह वो मसलहत के तहत खामोश हैं वैसी खामोशी को तोड़ देते हैं तो क्या वो मजबूत हो सकते हैं? देखिए, बड़ा ट्रिकी काम है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए। ये मैं कहता हूँ कि एक रियल टेस्ट आया है उसका मुस्लिम लीग नून का। सेनेट का इंतखाबात जो हैं 2 लेवल पे होगा। नंबर 1 के कैंडिडेट कौन से पिच किए जाते हैं, जैसे परवेज़ रशीद साहब का नाम आ रहा है, ज़ुबैर साहब का नाम आ रहा है, या मिफ्ता इस्माइल हैं, ठीक है, ये मरियम कैंप कह लें कि उसके लोग हैं। और कौन से लोग इसके पिच होते हैं नहीं होते, यही अगर आते हैं तो फिर किस तरह से वोटिंग पैटर्न क्या रहता है अंदर, जो हम इतने अरसे से सुन रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी तोड़ फोड़ है, लोग बड़े नाराज़ हैं, बयानिए से मुत्तफिक नहीं हैं, तो वो उसका अभी खुल के इजहार होगा जब ये सेनेट के इलेक्शन होंगे। उससे आप डिटरमिन कर सकेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। एक तो लाहौर का जलसा था, एक आप कह लें कि वो टेस्टर लगा था इनको, उसमें हम इनको एक दे सकते हैं एडवांटेज के जी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट नहीं थी, इसलिए शायद वो हुआ। लेकिन ये ओवरऑल जो एक बयानिया है मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ का ख़ास तौर पे जो बयानिया है, मरियम जिसको लेके चल रही हैं, उसको कितनी सपोर्ट मौजूद है, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है। ये बहुत बड़ा मौका है उन लोगों के लिए इजहार करने का, क्या वो उसका इजहार कर पाते हैं नहीं कर पाते। शहबाज शरीफ साहब उनको कायल कर पाते हैं कि जो कैंडिडेट हैं परवेज़ रशीद साहब या ज़ुबैर साहब, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए उनको, किस हद तक उस पर कामयाब रहते हैं नहीं रहते। ये बहुत बड़ा टेस्ट है मेरे हिसाब से मुस्लिम लीग नून का। और वो जो बयानिए का सारा चक्कर चल रहा था इख्तलाफात का, वो भी इस पर खुल के आपको पता चलेगा कि किस तरह से होता है। अभी जैसे कैंडिडेट्स के नाम आएंगे उससे बहुत सा आपको अंदाजा हो जाएगा, उम्मीदवारों के नाम से वजाहत हो जाएगी कि कौन सा पलड़ा इस वक्त। मेरा ख्याल है कि एक टेस्ट केस है, आने वाले दिनों में ये वाजे होगा कि किस तरफ ये करवट लेता है ऊंट। और दूसरी, अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस तरह खुल के सामने आते हैं तो उनका ग्रुप किस हद तक नाराज अराकीन को मनाने में कामयाब होता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेज़ाब्तगियों के हवाले से। मुल्क में कहीं भी माली बेज़ाब्तगियां हों तो उसको देखने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और इदारे हैं। माली बेज़ाब्तगी देखते हैं किसने करप्शन की, ज़राए आमदन क्या था और कहां पे ये पैसे खर्च किए गए। लेकिन जब सवाल उठने लगे उन्हीं अफराद पे कि जो माली बेज़ाब्तगी की निशानदही करने वाले थे और उसकी तहकीकात करने वाले थे, फिर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है हमारे सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम में बेहतरी किस तरीके से आ सकती है। तो ऑटोमेशन सिस्टम की भी बात हो रही है। भट्टी साहब की जानिब बढ़ेंगे। भट्टी साहब, कौन सा इदारा है, कौन से अफराद हैं जो माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही और तहकीकात कर रहे थे लेकिन फिर उन्हीं पर ही सवाल उठने शुरू हो गए? यहाँ से देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में न सिर्फ जो माजी की करप्शन थी उसको बेनकाब और उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाने का एक आवाज़ बुलंद की गई, नारा बुलंद किया गया, और इदारों के अंदर भी इस्लाहात और करप्शन खात्मे का वादा किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सिलसिले के अंदर बहुत मुतहरिक दिखाई दिए और प्राइम मिनिस्टर जो एक मुआयना कमीशन है उसने मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो मामलात थे उस हवाले से अपनी इंक्वायरी भी की।
अभी रिसेंटली एक आला सतही इजलास के दौरान प्राइम मिनिस्टर के मुआयना कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की जो कि एक बहुत बड़े आइनी इदारे से मुतल्लिक है, जो कि खुद मुख्तलिफ वजारतों के वफाकी सूबाई हुकूमतों के बेज़ाब्तियों की, उनकी करप्शन की निशानदही करता है, जिसका नाम है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर वो रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ उनके इदारों में उनके अपने जो डिफरेंट विंग्स हैं वहाँ पर मैसिव फाइनेंशियल करप्शन डिग आउट की गई है और उसके सबूत पेश किए मुआयना कमीशन ने। ये एक बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था सब मेंबरान के लिए भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी कि जिस इदारे को हमने जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि उसने पूरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आइन के आर्टिकल 168 से 171 तक उसका बहुत डिफाइंड रोल है, उसके अंदर भी मामला इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। अगरचे कि बहुत सी रिपोर्ट्स हर साल वो तैयार करके ऑडिट पैरास बनाता है और मीडिया में हम उनको हाईलाइट करते हैं और ये तासुर मिलता है कि बहुत ज़बरदस्त काम किया गया, लेकिन एक सेट पैटर्न है। लेकिन उस सेट पैटर्न के अंदर बहुत ह्यूज पैमाने के ऊपर करप्शन हो रही थी जिसको आइडेंटिफाई किया गया है और ये ऑब्जर्वेशन ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के साथ भी कन्वे की गई हैं। ये सब क्यों होता रहा, ये सब बहुत बड़ा सवाल है। वो ये वजह है कि ह्यूमन उसके अंदर जो इंटरवेंशन है उसको बेसिक रीज़न करार दिया गया है। जो हमने सिस्टम डेवलप करना था ऑडिट का और जो जिस हम पहले बात कर रहे थे कि गुज़श्ता 20-30 सालों में हर शोबे के अंदर बहुत जिद्दत आई और अपने जो अंदरूनी मसाइल होते हैं उनको सामने रखते हुए सोल्यूशन दिए गए। पुराना तरीक़ेकार है, ह्यूमन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ऑडिटर ऑफ पाकिस्तान के लोग भी इस मुबैना तौर के ऊपर इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुए। वाज़े तौर पर कहा गया कि इसको रोकना होगा और जो मौजूदा सिस्टम है इसको डिसबैन करना है क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है, उसको बैन करना है। इसी तरह एक और इदारा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो सालाना जिसका रेवेन्यू 90 अरब रुपए तक गया, अभी भी उसका सालाना रेवेन्यू 20 से 25 अरब रुपए का है। 4,500 उसके डिफरेंट उसके स्टोर्स हैं। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जो सिंध में स्टोर है, इवन इस्लामाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ स्टोर हैं, हेड ऑफिस को नहीं पता कि इस्लामाबाद के अंदर जो 5 स्टोर्स हैं वहाँ पर कितनी मालियत की कौन सी अशियाई, कितना उसकी इन्वेंट्री मौजूद है, कहाँ से आई, कोई रिकॉर्ड नहीं है। सारा एक रजिस्टर के ऊपर उसका रिकॉर्ड मुरतब होता है। यही बहुत से वजारतों में ऑटोमेशन सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से ऐसी बेज़ाब्तियां देखने में आई और सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। और अब ऑटोमेशन सिस्टम और जिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब होना होगा और अमली इक़दाम के बाद अवाम को पैगाम पहुंचाना होगा कि हमने ये कुछ किया। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नैब रेफरेंस के मामले पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पर नैब रेफरेंस दायर हुआ जिनमें उन्हें बाकायदा तौर पर मुल्ज़िम नामज़द किया गया। उन पर यह इल्ज़ाम है कि 4 अरब रुपए की सोलर लाइट्स जो हैं वो महंगे दामों ख़रीदी गई और मनपसंद कंपनी को ठेका दिया गया। ये उस वक्त की बात है जब वो वज़ीर ख़जाना थे। इसके साथ साथ मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो शर्जील मेमन जो है उनको नामज़द किया गया है। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी इंतकाम करार दिया है। इस हवाले से नैब के पास शवाहिद क्या मौजूद है जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को मुल्ज़िम नामज़द किया गया, ये जानेंगे खावर साहब से। खावर साहब, क्या समझते हैं अगर इस केस को सियासी तौर पर देखें और फिर बुनियादी तौर पर देखें, दोनों में फर्क क्या आपको दिखाई देता है और ये केस किस हद तक जेन्युइन है? पहली बात तो यह है कि सैयद मुराद अली शाह पाकिस्तान के फ़ाल वज़राए आला में से हैं, पढ़े लिखे हैं और 2 साल से उनकी नैब के साथ आंख मचोली चल रही थी। नैब ने उनको 3 बार बुलाया था इसी सिंध रोशन प्रोग्राम में, जो शमसी तवानाई के ज़रिए सिंध को रोशन करने का एक बनाया गया था और उसमें टेंडर्स तलब किए गए थे, कंपनियों को बुलाया गया था। शाह साहब उस वक्त भी वज़ीर ख़जाना थे और अब भी वो वज़ीर ख़जाना है, वज़ीर आला होने के बावजूद भी। तो ये जो केस हुआ था इसमें तकरीबन उन पर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने तवानाई के मंसूबों में इख्तियारात से तजावज़ किया और खिलाफ ज़ाब्ता फ़ंड्स जारी किए और उन फ़ंड्स को जोड़ा नैब ने जाली अकाउंट्स के साथ जो जरदारी साहब और उनके साथियों पर, अब्दुल गनी मजीद पर चल रहे हैं। तो इस पर आपने ख़ुद बताया कि पीपल्स पार्टी ने इसको सियासी इंतकाम करार दिया है, लेकिन इस दफ़ा नैब ने बड़ी तैयारी की है। 125 गवाह ढूंढे हैं उन्होंने और कुछ लोगों को उन्होंने वादा माफ़ गवाह बनाया है। एक ठेकेदार है अमजद हुसैन, उन्होंने वादा माफ़ गवाह बनने का और सब कुछ बताने का
वादा किया है। और अब मैं समझता हूँ कि सैयद मुराद अली शाह के गिर्द घेरा तंग हो गया है। लेकिन एक बात और है कि इस रेफरेंस की वजह से सैयद मुराद अली शाह की वजारत आला का दौरानिया जो है वो बढ़ गया है। कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे, खबरें थी हमारे पास, जब शाह साहब अमेरिका गए थे तो मालूम हुआ था कि उनको हटाया जा रहा है और वो मुस्तकबिल के लिए नौकरी ढूंढने के लिए गए। बहुत सारी बातें और चीमगोयाँ हो रही थी। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वजारत आला भी कायम रखेगी और सेनेट तक जो है ये मज़ीद शिकंजा मेरे ख्याल में कसा जाएगा सैयद मुराद अली शाह के ख़िलाफ़। और दोहरी इस वक्त अजियत में है, एक तरफ नैब के मुकदमात हैं, दूसरी तरफ टेस्ट केस है उनके लिए। एक तो अक्सरियत है गो के उन्होंने इलेक्शन उमरकोट का भी जीत लिया है और सिंध असम्बली में भी उनकी अक्सरियत है। वो अपने जो जितने लोग इनके पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस और ये रेफरेंस मुराद अली शाह के खिलाफ केस है, आपके टेस्ट केस है। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि जब एक जानिब किसी को भी मुल्जिम नामजद किया जाए किसी भी रेफरेंस में और उसका ताल्लुक अपोजिशन जमात से हो, तो अपोजिशन जमातों ने पिछले काफ़ी दिन से ये वावेला मचाया हुआ है कि आपके इत्तेहादी जो हैं उन पर केस बंद हो जाते हैं, हम पर नए से नया केस खुल रहा है, तो एहतसाब सबका और बिला तफरीक उस पर फिर वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये केस जो है इसका मंतकी अंजाम क्या दिखाई देता है? देखिए यासिर, एक ना मैं आपको ख़बर ही समझे इसको, आप अगर गौर से देखें इस केस को तो ये एक पैटर्न चेंज हुआ है नैब का। नैब पहले बहुत शोर मचाता था, हम ये पकड़ लिया, वो कर दिया, इस तरह कर दिया, उस तरह। अभी तफ्तीश भी पूरी नहीं हुई होती थी तो बहुत ज़्यादा वावेला शुरू हो जाता था, प्रोग्राम्स में डिस्कशन शुरू हो जाती थी, पब्लिक डोमेन में जो जैसे सियासी बयानबाजी की हम बात कर रहे थे वो शुरू हो जाती थी उसके ऊपर। अभी इन्होंने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया, इन्होंने लर्न किया कि हम वक्त से पहले कुछ चीज़ अगर कह देते हैं या छोड़ देते हैं कुछ शोशा तो उसके बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर आ जाता है, लोगों के बयानात और चीज़ें और सारा वो शुरू हो जाता है। ये अब पूरा अपना केस कंप्लीट करके रेफरेंस जब फाइल करते हैं तो उस वक्त आप कह लें कि उसकी डिटेल या बाकी चीज़ें, जैसे इस केस में गवाहान कहाँ आया, वरना पहले तो होता था गवाहान की लिस्ट पहले आ जाती थी, अभी रेफरेंस भी नहीं बना होता था। तो ये इस तरह से कर रहे हैं। और मेरी इत्तला ये है कि मरियम और एक और भी जो शेख साहब ने बात की मरियम के हवाले से, और भी एक दो इस किस्म की शख्सियात है इस पाए की जिनके केसेस तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे हैं, जिसकी हवा नहीं अभी तक लगने दी गई, और वो इसी तरह से रेफरेंस फाइल होंगे डायरेक्ट और उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ उस पर हुआ है। तो ये एक बहुत, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर चीज़ है कि बजाय इसके कि लोगों का मीडिया ट्रायल हो और रोज़ शोर शराबा हो, तो इस तरह से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सैयद मुराद अली शाह साहब के हवाले से वज़ीर ख़जाना के तौर पर उनके जो दौर था और उसके बाद उस दौर के तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके बारे में एतराज़ किया जाता है, बातें होती हैं, बहुत सी स्कैंडल्स पाए गए। अभी ये रेफरेंस जो फाइल हो गया है, जो फाइनल स्टेजेस में है, और उसमें जो वो ड्यूबियस करैक्टर हैं गनी मजीद साहब वो भी आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सीरियस उनके लिए मसला हो गया, संजीदा मसला आपके नज़दीक। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, आपने भी ये केस पढ़ा है, आपके नज़दीक ये कितना टेस्ट केस हो सकता है वज़ीर आला के लिए? यार सर, इस पे बात करने से पहले मैं एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि एक बड़ा कौमी मामला जो कि यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब और अर्नब गोस्वामी के जो इंकशाफात सामने आए उसके तनाजुर के अंदर हम हर बात आलमी बरादरी का ज़मीर जगाने की कोशिश करते हैं। 14 नवंबर को DGISPR और वज़ीर ख़ारजा ने भी इस मामले को उठाया था, तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे, और अब उस लैब से वाबस्ता तमाम किरदार जो जिस इदारे से में काम कर रहे थे रिज़ाइन करके फ़रार हो गए, और उसके बाद दुनिया खामोश है। दुनिया को उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, जो 11 हिंदू पाकिस्तानी थे उनकी जिनको भारत में जिन्हें हलाक किया गया, उनकी अभी तक डेड बॉडीज़ भी नहीं दी गई, उसके ऊपर आलमी बरादरी को, इंसानी तंजीमों को कोई अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। दूसरा जो आपका सवाल था, मामला ये है कि नैब ने मुराद अली शाह साहब से मुतल्लिक जो केसेस बनाए हैं, कुछ उनकी केसेस से जो एनर्जी सेक्टर से मुतल्लिक थे, मुझे खुद पढ़ने का मौका मिला, केसेस वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मामला ये है कि हम जितने इस टाइप के केसेस हैं, अपोजिशन या जो भी इन केसेस को सामना करता है वो कोशिश करता है कि इनको लिंगर ऑन किया जाए। जितने ये इस टाइप के केसेस होते हैं, अगर ये 2 से 2.5 साल के दौरान मंतकी इंजाम तक लोगों को पहुंचाने में कामयाब हो जाएं तो इनके एंड रिजल्ट मिल सकते हैं। जब इनको आप लिंगर ऑन करते हैं, स्लो होता है,
फिर वो अल्टीमेटली बहुत से ऐसे फैक्टर्स बिहाइंड द सीन एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो केस वाइंड अप होना शुरू हो जाता है। इन केसेस में जान है, मुश्किलात बिल्कुल बन सकती है मुराद अली शाह साहब के लिए, मुश्किलात बन सकती है, जान है, लेकिन अगर 2.5 साल में ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे तो फिर कोई बेहतर फैसला हो सकता है। बहुत शुक्रिया इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब और सईद खावर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एयरपोर्ट पर स्मगलिंग किस तरीके से होती है और उसके पीछे कौन से अनासर कार फरमा होते हैं, इसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एयरपोर्ट पर स्मगलिंग किस तरीके से होती है, बिलखसूस कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर? क्या उसके पीछे कोई माफिया सरगर्म होता है या इनफरादी तौर पर लोग स्मगलिंग की कोशिश करते हैं? दो चीजें हैं, एक इनफरादी तौर पर और एक बजरिया माफिया। अगर माफिया है तो वो किस तरीके से काम करता है, ये राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या बेशतर स्मगलिंग जो है वो किसी माफिया के जरिए होती है या बेशतर स्मगलिंग इनफरादी लोगों की तरफ से होती है? नहीं यासर, आज हम वो चीज़ ब्रेक करते हैं जिसे लोग जानना भी चाहते हैं। आपको पता है, स्मगलर जो थे ना, इनके लिए दो एयरपोर्ट ऐसे थे जिन्हें वो जन्नत कहते थे, एक लाहौर एयरपोर्ट और एक कराची एयरपोर्ट। और इस स्मगलिंग माफिया के साथ सरकारी माफिया बहुत बड़ा था, खाली स्मगल नहीं, सरकारी माफिया। करते क्या थे कि यहाँ तक कि किसी और मुल्क के एयरपोर्ट से सामान लोड किया, महंगा तरीन सामान लोड किया, लोड करने के बाद खुद साथ आए, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचते थे तो वहां पर कस्टम का अमला, दीगर अदारों के अमले के लोग मौजूद होते थे जिन्हें वो एक निशानी बता देते थे कि फ़लाँ हमारा सामान है, फ़लाँ हमारा बैग है, फ़लाँ हमारा बैगेज है, आपने इसको उठाना है। अच्छा, उन्हें पता होता था मैं खुद उठा के जाऊँगा, चेक हो जाऊँगा, या खुदा ना खासा पकड़ा जाऊँगा। तो वो जो सरकारी अफसर होता था या सरकारी अहलकार होता था, वो जब सारे लोग निकल जाते थे तो उस बैग को उठाते थे, इस तरीके से बाहर लेकर जाते थे कि पता नहीं लगता था। करोड़ों रुपए की डेली स्मगलिंग होती थी। अच्छा, उसमें मंशियात भी होती थी, उसमें मोबाइल फ़ोन भी होते थे, उसमें दीगर सामान होता था, इवन शराब तक मौजूद होती थी। अच्छा, कराची और लाहौर एयरपोर्ट उनका मेन टारगेट थे कि इन दो जगहों पर किसी ना किसी तरीके से वो बासानी निकल जाते थे। खासकर उन्हें ये जो एक मेरे पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक महीने का, हर महीने कमो बेश वो 48 से 50 करोड़ रुपए की स्मगलिंग करते थे उस सामान की, जो बिल्कुल बासानी आता था। और उसमें होता क्या था, उसमें बाकायदा सरकारी अहलकार जो थे, वो एक माफिया था ना, उसके वो इसमें इन्वॉल्व होता था। कुछ सामान ऐसा होता था जो बैगेज वो साथ लेकर जाते थे और एक सरकारी प्रोटोकॉल लिख दिया जाता था, उसमें वो गुजर जाते थे। कुछ सामान ऐसा होता था जिसके अंदर कुछ होता था, बाहर कुछ होता था, और बाकायदा प्लानिंग के तहत जो टीमें होती थी सिर्फ एक बैग चेक करती थी, बाकी निकाल देती थी। ये एक सिस्टम चल रहा था। हुआ क्या कि कराची में भी सख्ती शुरू हो गई जब, तो इसी तरह लाहौर के अंदर जब ये पता चला सारी, तो उन्होंने पूरी एक नई टीम यहाँ पे लगा दी, जिसमें एक है अजमत ताहिरा साहबा, ये एक कलेक्टर कस्टम है, और दूसरे हैं साकिब वरैज, ये डीसी कस्टम है। अच्छा, इन दोनों ने डीसी कस्टम और रिपोर्ट में इन्होंने अपनी विजिलेंस टीमों को टारगेट दे दिया। पकड़े किस तरह के, जब टारगेट दिया गया तो 35 से 40 ऐसे बैगेज पकड़े गए या सर जिनको लेने वाला कोई नहीं था। मसलन आए, बैग वहाँ पे आ गए, वहाँ पे रख दिए गए। अब वहाँ पे एक स्पेशल टीमें बन गई, जिन अहलकारों ने उसको उठाना था उन्हें समझ लग गई कि कुछ को तबादले कर दिए गए, कुछ को समझ लग गई कि हम पकड़े ना जाएं। जब वो बैग लेने कोई ना आया तो उसको खोला गया तो पता चला करोड़ों रुपए मालियत का सामान अंदर मौजूद है। 1 रुपए का नहीं, 100 रुपए का नहीं, लाख का नहीं, 50 लाख, करोड़ों रुपए मालियत का। परेशानी होगी उनकी, ये हो क्या रहा है, ये कौन आ रहा है। उसके बाद जब सख्ती होना शुरू होती है तो पता चलता है कि एक बिजनेस वाले एक अपनी अलग टीम बनाते हैं। उस टीम में जब वो टीम जब इन तमाम चीज़ों को पकड़ना शुरू करती है तो ऐसी चीज़ें आती हैं, या सर ऐसी चॉकलेट जो बाज़ाहिर बच्चों के लिए है, लेकिन उनके अंदर ऐसा नशा था कि आप सोच नहीं सकते, ख़तरनाक तरीन नशा। वो चॉकलेट के डब्बे अब आ गए हैं, अब कौन कस्टम वाला उसे चेक करेगा या कौन सोचेगा। शराब की बोतलें, किस में शराब की बोतलें, शराब के पैक में नहीं, वो ऐसे डब्बों में मौजूद के बाहर मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, सोना, मोबाइल, ये सारे। तो ये जब माफिया पकड़ा गया तो उसके बाद क्या हुआ, अब कराची और लाहौर एयरपोर्ट पे जब ये कार्रवाई शुरू, खासकर लाहौर एयरपोर्ट ने तो कमाल ही कर दिया। करोड़ों रुपए एक महीने के अंदर, करोड़ों रुपए जब पकड़े गए तो उसी माफिया ने क्या किया
कि तगड़े लोगों को बीच में डाला। एक तो उन्होंने ये पकड़ा कि इनके प्रोटोकॉल कौन लगाता था। नहीं राणा साहब, अगर लाखों मालियत करोड़ों मालियत का सामान होगा वो तो पकड़ा गया, लेकिन जो कस्टम हुकाम बीच में मुलव्वस थे उसी तरफ आने लगा, क्या बना? उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, रिपोर्ट्स बनना शुरू होगी ना कि देखा कि भाई एक बंदे की ड्यूटी है वहां पे, इसकी ड्यूटी में ये सामान कौन लेके गया है, कैमरे लगे हुए, कैमरों से देखा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। उसके बाद किसने किसका प्रोटोकॉल लगवाया, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। या सर, मेरे पास 25 ऐसी रसीदें मौजूद हैं जो बड़े बासरफराद की हैं, जिन्होंने लिख के भेजा हुआ हमारा ये फलां शख्स आ रहा है, इसको प्रोटोकॉल दिया जाए, और उनके बैगों से जो निकला है ना, आप सोच नहीं सकते। अब उसके बाद क्या हुआ है कि वही सिफारशी और वही कस्टम का अमला, वही एयरपोर्ट पर दीगर अमला, उन्होंने क्या किया है कि मौजूदा कलेक्टर, डीसी कस्टम साकब रैज, कलेक्टर मोहतरमा जो हैं, और वो विजिलेंस का अमला जिन्होंने पकड़ा है, उनके खिलाफ एक कंपेन शुरू हो गई है। और तीन तगड़े तरीन सियासतदान जो है, जिनकी शराब पकड़ी गई, जिनका सामान पकड़ा गया, उन्होंने कहा भाई इनको तो बदलवाओ। लेकिन इस सारी गेम में जो चीज़ें निकली वो खौफनाक थी कि स्मगलिंग माफिया अकेला नहीं था, उसमें बाकायदा स्टाफ मौजूद था, उसमें एहलकार मौजूद थे। आप ये गौर करें ना, इसी बैग में वो बारूद भी तो आ सकता है ना यासर, इसी सामान के अंदर कोई ऐसी चीज़ भी तो आ सकती है जो पाकिस्तान के अदारों के लिए इंतहाई खतरनाक हो और यहाँ से जा भी सकती है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब होता क्या था, एक और आपको मसीह वाली बात बता दूं, ये एक बड़ी खबर एक और दे दूं। मसलन उन्होंने सबसे बड़ा दुबई एयरपोर्ट रखा हुआ था अपना, दुबई एयरपोर्ट से निकले, लाहौर एयरपोर्ट पे आ गए, लाहौर एयरपोर्ट पे सामान अगर कोई लेने नहीं आया तो कई सामान तो ऐसे थे जो एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद किसी शॉप पे रख दिया जाता था, एयरपोर्ट के अंदर मौजूद किसी शॉप पे रख दिया जाता था। फिर वो शॉप में 3 दिन बाद 4 दिन बाद रूटीन से सामान बाहर निकल गया, कोई चेक भी नहीं कर सकता। ये था माफिया, ये थे इनके साथ लोग, और इस माफिया को बेनकाब किया जिन लोगों ने। अब उन लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई। जाहिर बात है, कोई माफिया अगर तगड़ा है तो वो छोटे को दबाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अगर एहतसाब का काम फाल करना है और मुल्क में बेहतरी लानी है तो फिर ऐसे किरदारों को लाना चाहिए जो किरदार इस वक्त कलेक्टर की सूरत में और डीसी की सूरत में एयरपोर्ट पर तैनात हैं और जिन्होंने इस पूरे माफिया को बेनकाब किया है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।